दर्शकों, प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अमनदीप शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। भारत की नई शिक्षा नीति 2020, इसके कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कई इसमें बदलाव हैं जिनके बारे में जानना शिक्षा जगत से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों, अभिभावकों इत्यादि के लिए बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम तो इस शिक्षा नीति का परिचय क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये हम आपको कराते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 परिचय। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। इसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली को 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद पहला नया बदलाव प्रदान करती है। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। इन्हीं बदलावों के साथ इसमें कुछ महत्वपूर्ण इसके तथ्य हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 संशोधन किया गया था। वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान क्या क्या हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज, 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1-2, 3 वर्ष का प्रीपेटरी स्टेज और 3 वर्ष का मध्य चरण 6, 7, 8 कक्षाओं के लिए, 4 वर्ष का उच्च माध्यमिक चरण ग्रेड 9, 10, 11, 12वीं के छात्रों के लिए। NEP नई शिक्षा नीति 2020 के तहत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश जो है वो भाषाई विविधता वाला देश है, तो भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उसके बारे में, भाषाई विविधता का संरक्षण इसमें किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में जानते हैं। भाषाई विविधता का संरक्षण। नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। छात्रों की जो शिक्षा है वो तभी जाकर पूर्ण होती है जब उसमें शारीरिक शिक्षा का भी समावेश होता है। तो शारीरिक शिक्षा के लिए यहाँ पर क्या क्या प्रावधान है, आइए उनको देखते हैं। शारीरिक शिक्षा विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें। हम और आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का कितना महत्व रहता है। तो पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के लिए इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में आइए देखते हैं। में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ इतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं मूल्यांकन संबंधी सुधारों की। मूल्यांकन संबंधी सुधार किस प्रकार से इस नई शिक्षा नीति में किए गए हैं उनको भी जानना जरूरी है। मूल्यांकन संबंधी सुधार छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। इसी के साथ साथ इसमें शिक्षण व्यवस्था से संबंधित भी सुधार किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा, जिसे हम NCFTE के नाम से जानेंगे। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। अब बारी आती है उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान क्या हैं? नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है।
इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। इसी व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का इसमें गठन किया गया है। उसके क्या क्या प्रावधान हैं? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है, जिसे हम HECI के नाम से जानेंगे, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्य क्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में कार्य करेगा, जिसे हम सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के नाम से जानेंगे। इस HECI के पूर्ण रूप से प्रभावी होने के लिए 4 निकायों का गठन इसमें किया गया है, जिनके माध्यम से इसका सही रूप से इसका निष्पादन, कार्यों का निष्पादन हो सके। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद NHERC यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नियामक का कार्य करेगा। सामान्य शिक्षा परिषद GEC यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा, अर्थात उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा। राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा, जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा। उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद HGFC यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण का कार्य करेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम UGC के नाम से जानते हैं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है। नई शिक्षा नीति के तहत देश में IIT, IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, जिसको मेरू के नाम से जाना जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी। अब देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है। विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान। इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का जो युग है वो सब जगह डिजिटल होता जा रहा है, तो उसी कड़ी में डिजिटल एजुकेशन को लेकर
इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान है, आइए उनको देखते हैं। डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान। एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन, योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान प्रदान किया जा सकेगा। डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, संस्कृति प्रधान देश है, यहाँ की कई परंपराएं हैं, तो उन परंपराओं को क्या इस शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान दिया गया है, आइए जानते हैं उसके बारे में। पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधान। भारतीय ज्ञान प्रणालियां, जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा। अब एक नजर में देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। नई शिक्षा नीति में विशेष बिंदु। आकांक्षी जिले जैसे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा। स्पेशल एजुकेशनल जोन के रूप में नामित किया जाएगा। देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इक्लूजन फंड की स्थापना करेगा। गौरतलब है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण NCRTE द्वारा किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में वित्तीय सहायता। SC, ST, OBC और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब जाते जाते जो हमारी 1986 की शिक्षा नीति थी, उसके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया। इसी के साथ हमारे लिए यह जानना भी जरूरी है कि ये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता ही क्यों पड़ी हमें, क्योंकि इससे पहले भी शिक्षा नीति भारत में 1986 से चल रही थी और उसमें संशोधन भी हुआ है और वो भी चल रही थी, परंतु इस शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों रही? पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। प्यारे दर्शकों, नई शिक्षा नीति 2020 के विषय में जो कोई भी आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सारे के सारे आंकड़े नई शिक्षा नीति पर आधारित हैं।
या नेट पर इनके बारे में जो कुछ जानकारियाँ उपलब्ध हुई हैं ये उनका आधार रहा है। इसमें मेरा कोई विशेष इसमें कोई योगदान नहीं है। मेरा बस इतना ही योगदान है कि मैं इन जो भी चर्चाएं मैंने वहाँ पर सुनी, पढ़ी, देखी, उन सब को आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।